गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि अभी का जो समय चल रहा है बहुत बुरा वक्त चल रहा है। पूरा देश कोरोना से परेशान है। पूरा देश ही नहीं बल्कि आप कहिए कि पूरा दुनिया परेशान है। तो इसमें आप लोगों को बहुत सुरक्षित रहना है, बहुत सेफ रहना है। घर से नहीं निकलना है, बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है। ठीक है, घर में रहकर पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। ठीक है, और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं द सोल्जर। आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है द सोल्जर। आप कह सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि निश्चित रूप से एक क्वेश्चन द सोल्जर से आपको पूछा ही जाएगा, चाहे वो समरी पूछ ले या फिर कोई क्वेश्चन पूछ ले, या बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि 1 मार्क्स का जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होता है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये पोएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पोएम लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये पोएम को लिखा गया है। और ये जो रूपर्ट ब्रूक साहब है, इंग्लैंड के बहुत ही फेमस पोएट है। और आप ये समझ लीजिए कि द सोल्जर लिखने के बाद ये पोएम इतना फेमस हुआ कि ये और भी ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक बहुत कम उम्र में इनकी देहांत हो जाती है। तो थोड़ा बहुत हम लोग रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे पोएम को बताएंगे। देखिए, रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड की नेवी में कार्यरत थे। ये नेवी में काम करते थे और नेवी में काम करते करते प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान ही इस पोएम को रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखा था। ठीक है, तो क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो इनको तुर्की अभियान पर भेजा गया था। तुर्की अभियान पर जाने के बीच में ये एक जगह पर रुकते हैं जिसका नाम होता है स्कायरस। ये एक टापू होता है। ठीक है, और स्कायरस में क्या होता है कि इनको एक कीड़ा काट लेता है जो कि बहुत जहरीला होता है, और वो कीड़ा जब काट लिया तो इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका देहांत हो जाता है, क्योंकि इनके खून में बहुत ज़्यादा विष आ गया था और इसी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो स्कायरस है ये इंग्लैंड से बाहर है। ठीक है, तुर्की अभियान में जाने के बीच में इनकी मृत्यु स्कायरस में हो गई थी। और समझिए कि ये अपने मृत्यु से पहले इस पोएम को लिख चुके थे। 1914 में ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद ये इस पोएम को लिखे थे। ठीक है, अब ये जो पोएम है इसके बारे में एक बात आप और समझ लीजिए कि रूपर्ट ब्रूक साहब युद्ध पे आधारित बहुत ज्यादा पोएम लिखा करते थे। इसीलिए रूपर्ट ब्रूक साहब को क्या बोला जाता है? वार पोएट भी बोला जाता है। वार पोएट मतलब युद्ध पे आधारित लिखने वाला कविता। ठीक है, तो ये ऐसे कवि थे जो युद्ध पे आधारित बहुत ज्यादा पोएम लिखा करते थे। तो ये बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में इस चीज को पूछा जा सकता है कि रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट थे। तो आपको बताना है कि रूपर्ट ब्रूक एक वॉर पोएट थे। ठीक है, अब अगली बात कि ये जो पोएम है ये कितने लाइंस की है? द सोल्जर 14 लाइन का ये पोएम है। और 14 लाइन का जो भी पोएम होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो 2 चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रूपर्ट ब्रूक एक वॉर पोएट थे और दूसरा कि ये जो द सोल्जर है ये एक सोनेट है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए वापस आते हैं पोएम पर। इस पोएम में कवि क्या कहते हैं? तो आप इस बात को समझते हैं कि जिस पोएम का हेडिंग है द सोल्जर, तो निश्चित रूप से सैनिक के बारे में इसमें बताया गया होगा, सैनिक के भावना को दिखाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, देखिए इस पोएम में जो पहला लाइन है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कवि कहते हैं इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉरएवर इंग्लैंड। कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है और अगर
मेरी मृत्यु इंग्लैंड में ना होकर किसी दूसरे देश में होती है, तो जहां कहीं भी हमको दफनाया जाएगा वो जमीन किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए इसमें इस लाइन के थ्रू कवि अपने भावना को दिखाने का कोशिश करते हैं, वो ये जताने का कोशिश करते हैं कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि देखिए वो जो बताते हैं कि जहां कहीं भी हमको दफनाया जाएगा वो जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, मतलब किसी मिट्टी में दूसरा मिट्टी जाकर मिलेगा। मतलब ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ है और इसको जब दफनाया जाएगा वो भी मिट्टी में दफनाया जाएगा। तो इन दैट रिच अर्थ मीन्स एक रिच अर्थ में अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, उससे भी उत्कृष्ट मिट्टी मिल जाएगा। ठीक है, शरीर को सबसे उत्कृष्ट मिट्टी से बना हुआ कह सकते हैं कि जीव बोला जाता है। तो कवि यही कहते हैं कि एक धरती में एक मिट्टी में दूसरा मिट्टी जाकर मिल जाएगा। अब वो बताते हैं कि ये मिट्टी कैसा है, जो मिट्टी दूसरे देश की मिट्टी में मिलेगा वो मिट्टी कैसा है, इस लाइन के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया जा रहा है। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड सेट मेड अवेयर, कवि कहते हैं कि ये वही मिट्टी है, ये वही शरीर है जो इंग्लैंड में बड़ा हुआ, इंग्लैंड में जन्म लिया, इंग्लैंड में आकार पाया, इंग्लैंड में जागरूक हुआ और यही मिट्टी अंत में कहाँ आकर मिल जाता है? दूसरे देश की मिट्टी में आकर मिल जाता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिस देश की मिट्टी में भी ये शरीर मिलेगा वो मिट्टी भी किसका हो जाएगा, वो जमीन भी किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो जमीन इंग्लैंड का हो जाएगा, ये बस भावनात्मक रूप से अपने भावना को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अपने लगाव को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शरीर है इसमें इंग्लैंड समाया हुआ है और ये शरीर जहां भी दफन होगा वो मिट्टी किसका हो जाएगा, वो जमीन किसका हो जाएगा? इंग्लैंड का हो जाएगा। आगे देखिए, गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, कवि कहते हैं कि ये वही धरती है जो फूल की तरह उनको प्यार किया, मतलब इंग्लैंड में उनको बहुत प्यार मिला। हर वेज टू रोम, वो हर जगह घूमे और बहुत स्वतंत्र होकर घूमे। वो अपने आप कह सकते हैं कि एक अटैचमेंट को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लैंड में उनको इतना प्यार दिया गया, हर जगह घूमे, तो उनका एक बहुत बेहतरीन लगाव अपने मातृभूमि से हो गया है। आगे के लाइन में बताते हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वॉश्ड बाय द रिवर्स ब्लीच्ड बाय द सन्स ऑफ होम, कवि कहते हैं कि ये वही शरीर है जो इंग्लैंड की धरती का हवा लिया, वॉश्ड बाय द रिवर, मतलब ये इंग्लैंड में बहने वाले नदी से वॉश्ड किया गया शरीर है। ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, बताते हैं कि ये ऐसा, ये वही शरीर है, ये वही धूप को लिया है जो धूप इंग्लैंड के धरती पर आकर गिरा है। मतलब हर तरीके से ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर पूर्ण रूप से किसका है? इंग्लैंड का है, क्योंकि ये हवा, पानी, अनाज हर कुछ कहाँ का लिया है? इंग्लैंड के धरती से लिया है और इंग्लैंड में ही लिया है। ठीक है, तो आप इस चीज में समझ गए कि कवि बताना चाहते हैं कि इंग्लैंड के लिए ये शरीर बना हुआ है और इंग्लैंड के लिए ये शरीर मिट जाएगा। नेक्स्ट है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल विल सेड अवे, कवि बताते हैं कि जब ये शरीर किसी देश की मिट्टी में मिल जाएगा तो जो थोड़ा बहुत बुराई होगा, इट विल शेड अवे, जो थोड़ा बहुत बुराई होगा वो खत्म हो जाएगा और क्या होगा? ये शरीर प्योर सोल बन जाएगा, ये आत्मा प्योर सोल बन जाएगा। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, कवि कहते हैं कि मेरे दिमाग में हमेशा और हमेशा, सिर्फ और सिर्फ हमेशा के लिए क्या आता है? इंग्लैंड ही आता है और कुछ भी नहीं आता है, उससे कम कुछ भी नहीं आता है। आगे है गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, बताते हैं उनके दिमाग में बस उतना ही सोच आता है जो वो इंग्लैंड से लेते हैं, जो वो इंग्लैंड से लिए हैं। और आगे बताते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, मान के चलिए कि उनकी जब मृत्यु हो गई, उनको किसी दूसरे जमीन पर दफना दिया जाएगा तो वो वापस कभी इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे। तब वो बोलते हैं हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे
and laughter learned of friends and gentleness। बोलते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मरने के बाद भी किसी भी रूप में मैं इंग्लैंड को फिर से, इंग्लैंड के दृश्य को, इंग्लैंड के आवाज को, इंग्लैंड में बिताए गए हंसी के पल को और जो जेंटलनेस, जो शराफत हमने पाई इंग्लैंड से, उसको हम सपने में भी जरूर याद करेंगे, किसी ना किसी रूप में हम उसको जरूर देखेंगे। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। बोलते हैं कि ये सारा कुछ काफी है हमको इंग्लिश हेवन मीन्स अगर हम स्वर्ग भी जाएं तो इंग्लैंड की तरह ही अनुभूति करें, ये बताने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए कि पूरे कविता में कवि इंग्लैंड के प्रति अपने लगाव को दिखाने का कोशिश करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि मेरा जो शरीर है पूर्ण रूप से इंग्लैंड के लिए समर्पित है, ये जहां भी जाएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के लिए ही सोचेगा और ये इंग्लैंड के लिए भी करेगा। ठीक है, यही इस पोयम में है। और इसका समरी देखिए क्या है कि एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समरी को और हार्ड वर्ड को लिखकर वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ऐसे भी जब आप वीडियो देखते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप कॉपी पर नोट करते जाइए और एक साथ करके आप समराइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।